हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 15 तक कंप्लीट कर लिया था और हमारा चैप्टर 4 तक कंप्लीट हो गया था। इसके साथ ही आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि समन, सर्चेस और सीजर्स के बारे में दिया गया है। और इससे पहले मैं बता दूं, मैंने आप लोगों के लिए पोल डाल दिया है कि नेक्स्ट मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ डू वोट। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू वोट। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने सेक्शन पे। तो हाँ, सेक्शन नंबर 16 क्या बता रहा है? पावर ऑफ सर्वे के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वेयर एन अथॉरिटी ऑन अ बेसिस ऑफ मटेरियल इन हीज पोजीशन हैज रीजन टू बिलीव and the reason to believe to be recorded in writing that an offence under section 3 has been committed, he may enter that place। अब इसमें बताया जा रहा है कि जहाँ किसी अथॉरिटी के पास मटेरियल है, ठीक है, उसके पोजीशन में कोई मटेरियल है जिसके बेसिस पे उसके पास रीज़न टू बिलीव है, ठीक है, और वो जो रीज़न टू बिलीव है ना, वो राइटिंग में है कि ऑफेंस जो है सेक्शन 3 के अंदर वो कमिट हो गया है। ऑफेंस जो है सेक्शन 3 के अंदर कमिट हो गया है, तो वो क्या करेगा? वो एंटर करेगा वैसे प्लेस में जो कि विद इन द लिमिट ऑफ द एरिया असाइन टू हिम और in respect of which he is authorized for the purpose of this section by such other authority who is assigned the area within which such place is situated। तो वो क्या करेगा? वो एंटर करेगा वैसा प्लेस में जो कि उसके लिमिट में, उस एरिया के लिमिट में है, जो कि एरिया उसको असाइन किया गया है किसी अथॉरिटी को। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज ऑथराइज्ड, जिस एरिया के रिस्पेक्ट में वो ऑथराइज है, उसका एरिया नहीं है बट उसको ऑथराइज किया गया, वो किसी और अथॉरिटी के द्वारा ऑथराइज किया गया है कि वहाँ पे भी वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो वो उसमें भी वो एंटर कर जाएगा और वो सेक्शन 3 के ऑफेंस को सर्च करने के लिए वो एंटर कर जाएगा इस एरिया में जहाँ पे भी वो एक्ट जो है कंस्टिट्यूट हो रहा है, जो कि ऑफेंस एक्ट कमिट हो रहा है, जो कि ऑफेंस कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, और वहाँ के जो भी प्रोप्राइटर होंगे, एम्प्लॉय होंगे और अदर पर्सन जो होंगे ना वहाँ पे, ठीक है, वो क्या करेंगे? वो हेल्प करेंगे उस अथॉरिटी को और उसको अफोर्ड करेगा नेसेसरी फैसिलिटी ताकि वो अच्छे से इंस्पेक्ट कर सके रिकॉर्ड को, ठीक है, जो भी अवेलेबल है उस प्लेस में। और दूसरा क्या बोल रहा है? उसको अफोर्ड करेगा नेसेसरी फैसिलिटी चेक करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए क्या? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, और कोई ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से और जो वहाँ पे पाया जाता है। और तीसरी चीज़ क्या करेगा? फर्निश करेगा ऐसा इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर होगा एज टू एनी मैटर विच में बी यूजफुल फॉर और रेलिवेंट टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट। तो क्या करेगा? वैसे इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा जो कि रिक्वायर है और जो हेल्पफुल है, यूजफुल है या रेलिवेंट है इस एक्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और अदर पर्सन असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा वैसे अथॉरिटी को जो कि जिसने एंटर किया है वैसे प्लेस पे, जो प्लेस उसके एरिया के अंदर है या उसको ऑथराइज किया गया है किसी अदर अथॉरिटी के द्वारा, अगर उसको लगता है कि सेक्शन नंबर 3 का ऑफेंस कमिट हुआ है। अब सेक्शन 3 में कौन से ऑफेंस दिए गए थे? ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस सस्पेक्टेड है वैसे अथॉरिटी के द्वारा तो वो एंटर करेगा और वो सर्च करेगा वैसे प्लेस में, और उस प्लेस को सर्च करते टाइम में जो भी प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय और अदर पर्सन अवेलेबल है वो असिस्ट करेंगे इस वर्क में। ठीक है, अब इसका एक एक्सप्लेनेशन है जो बता रहा है इस सब सेक्शन के अंदर, ठीक है, अ प्लेस वेयर एन एक्ट विच कंस्टिट्यूट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस इज कैरीड ऑन शेल ऑल्सो इंक्लूड any other place whether any activity is carried on therein or not, in which the person carrying on such activity states that any of his record or any of his property relating to such act are or is kept। ठीक है, तो इस सब सेक्शन के अंदर कोई भी प्लेस जहाँ कोई एक्ट जो है ना हो रहा है और जो कंस्टिट्यूट कर रहा है ऑफेंस वैसा एक्ट, और इसमें इंक्लूड क्या करता है? कोई भी दूसरा प्लेस
जहाँ कोई एक्टिविटी कैरी कर रही हो, जिसमें वो पर्सन जो कैरी कर रहा है वैसा एक्टिविटी या जो स्टेट कर रहा है कोई रिकॉर्ड या पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो कि उस एक्ट से रिलेटेड है, या वैसा कोई प्रॉपर्टी जो है वो वैसे वहाँ पे रखा गया है, तो वो प्लेस भी इस प्लेस के अंदर आएगा। यानी कि जो मेन प्लेस जो है, प्रिंसिपल प्लेस जहाँ वो ऑफेंस कमिट हो रहा है या कोई एक्ट कमिट हो रहा है जो कंस्टिट्यूट करता है ऑफेंस, और कोई अदर प्लेस भी उसमें इंक्लूड होगा जहाँ एक्टिविटी वो सेम एक्टिविटी तो नहीं हो रही बट उससे रिलेवेंट, उससे रिलेटेड एक्टिविटी जो है ना, इंसिडेंटल एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है, या तो कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको वहाँ पे रखा जा रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, उस प्लेस में वो जो प्लेस है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। अब जो सेकेंड क्लॉज है वो हमें बताता है द अथॉरिटी रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल आफ्टर entering any place referred to in that subsection immediately after completion of survey forward a copy of the reason so recorded along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed। ठीक है, तो क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि आफ्टर एंटरिंग एनी प्लेस जो है अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी के बारे में दिया गया था सबसेक्शन 1 में, वो अथॉरिटी जो है ना वो जब एंटर कर जाएगी किसी प्लेस में, ठीक है, सस्पेक्ट कर, अगर वो सस्पेक्टेड है कि सेक्शन 3 का ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ कमिट हुआ है और उस बेसिस पे वो एंटर करती है किसी प्लेस पे, ठीक है, तो इमीडिएटली जब कंप्लीट हो जाएगा वैसा सर्वे जो भी वो चेक कर रही है कि ऑफेंस कमिट हुआ है या नहीं, सारे रिकॉर्ड्स वेरीफाई कर रही है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा ना सर्वे, वो एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगी जहां उसने रीज़न रिकॉर्ड किया होगा राइटिंग में, और वो कॉपी के साथ साथ वो सारे मटेरियल भी सेंड करेगा जो उसके पोजीशन में है। ठीक है, और जो भी रेफ़र किया गया है सबसेक्शन के अंदर, और वो किसको फॉरवर्ड करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। तो यहाँ याद रखिएगा ये जो सबसेक्शन 1 में अथॉरिटी दे रखी है वो अपना रिपोर्ट जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा, और वो कैसे देगा, सील्ड इन्वेलप में देगा, याद रखिएगा सील्ड इन्वेलप में देगा, और वैसे मैनर में दिया जाएगा जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करेगी। और फिर वो जो है ना वो जो मटेरियल है और जो रिपोर्ट है उसको उतने समय अपने पास रखेगी जितना समय प्रिस्क्राइब किया गया है कि आपको इतना समय अपने पास रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 2 जिसमें हमें बताया जा रहा था कि अथॉरिटी जो है सर्वे कंप्लीशन के बाद वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगी अलॉन्ग विद द मटेरियल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन सील्ड एनवेलप। अब क्लॉज 3 हमें बता रहा है एन अथॉरिटी एक्टिंग अंडर दिस एक्ट में place mark of identification on the record inspected by him and make or cause to be made extract or copies therefrom। ठीक है, सेकेंड है make an inventory of any property checked or verified by him। थर्ड है record the statement of any person present in the place which may be useful for or relevant to any proceeding under this act। ठीक है, तो कोई भी अथॉरिटी जो सबसेक्शन 1 के अंदर जो अथॉरिटी दी रखी है जो एक्ट कर रही है इस सेक्शन के अंदर, वो क्या करेगी, वो प्लेस करेगी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन किस पे, रिकॉर्ड पे जो भी इंस्पेक्ट हुआ है उसके द्वारा। तो अगर अथॉरिटी ने इंस्पेक्ट कर लिया तो वो कोई मार्क उस पर रख देगी, वैसे डॉक्यूमेंट पे, वैसे रिकॉर्ड पे कि मैंने ये इंस्पेक्ट कर लिया है। और क्या करेगी, वो जो है एक्सट्रैक्ट करवा सकती है कॉपीज़। ठीक है, वो खुद से भी कर सकती है या करवा भी सकती है वहाँ से कॉपीज़, अगर उसको लगता है कि ज़रूरी है फर्दर रेफरेंस के लिए तो वो वहाँ से कॉपी भी एक्सट्रैक्ट कर सकती है। फिर दूसरी पॉइंट में बताया जा रहा है कि वो जो अथॉरिटी है ना वो इन्वेंट्री बनाएगी किसी प्रॉपर्टी का, वैसे प्रॉपर्टी का जो उसने चेक किया है या वेरीफाई किया है। ये है हमारा क्लॉज नंबर 2। अब क्लॉज 3 बोल रहा है कि वो रिकॉर्ड करेगा, वैसी अथॉरिटी जो है ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी किसी पर्सन की जो कि प्रेजेंट है उस प्लेस पे जहाँ, और जो यूज़फुल है या रेलिवेंट है इस एक्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए। तो 3 चीज़ें हैं सब क्लॉज 3 में। इसमें बताया जा रहा है अथॉरिटी जो भी है इस सेक्शन के अंदर जो एक्ट करेगी वो क्या करेगी, जो भी वो मटेरियल जो भी रिकॉर्ड वो इंस्पेक्ट कर लेगी, उस पर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देगी या डलवाएगी, या कोई कॉपी एक्सट्रैक्ट भी कर सकती है अगर उसको लगता है फर्दर रेफरेंस के लिए ज़रूरत है तो। फिर क्लॉज 2 में बताया जा रहा है कि कोई भी
जो प्रॉपर्टी वो चेक करेगा या वेरीफाई करेगा तो उसकी एक इन्वेंट्री बना दी जाएगी। ठीक है, फिर थर्ड क्लॉज बोल रहा है कि रिकॉर्ड करेगा वैसा स्टेटमेंट किसी पर्सन का जो प्रेजेंट है वैसे प्लेस पे और जिसकी स्टेटमेंट जो है यूजफुल या रेलिवेंट है इस एक्ट के प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये हो गया हमारा ये तीनों पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है सेक्शन नंबर 16। दिस इज इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसलिए मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 17 पे, जो कि सर्च एंड सीजर के बारे में बता रहा है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अब ये हमें क्या बता रहा है कि वेयर the director or any other officer not below the rank of deputy director authorized by him for the purpose of this section on the basis of information in his possession has reason to believe which is in writing that any person has committed an act which constitute money laundering or is in possession of any proceeds of crime involved in money laundering or possession of any record relating to money laundering or is in possession of any property relating to money laundering, then subject to the rules made in this behalf he may authorize any officer subordinate to him enter and search any building, place, vessel, vehicle or aircraft where he has reason to suspect that such record or proceeds of crime are kept, break open the locked door, box, locker, safe, almirah and other receptacle for exercising the power conferred by clause A where keys thereof are not available, seize any record or property found as a result of such search, place mark of identification on such record or property if required, make or cause to be made extract or copies therefrom, make a note of an inventory of such record or property, examine on oath any person who is found to be in possession or control of any record or property in respect of all the matter relevant for the purpose of investigation under this section। ठीक है, तो क्या हमें बता रहा है ये क्लॉज जो है, ये हमें बता रहा है जहाँ कोई डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर खुद से या वो किसी पर्सन को ऑथराइज करेगा जो कि डिप्टी डायरेक्टर के रैंक से बिलो ना हो, तो वो क्या करेगा, वो जो है वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे वो क्या करे, अगर उसको लगता है, ठीक है, कि किसी पर्सन ने कमिट किया है कोई भी एक्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, या तो किसी पर्सन के पोजीशन में कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है, किसी ने कमिट किया है या उसकी पोजीशन में कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जो इन्वॉल्व था मनी लॉन्ड्रिंग में। फिर बता रहा है कि वो पोजीशन में है, किसी पर्सन के पोजीशन में कोई रिकॉर्ड है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है ना। फिर क्लॉज 4 बोल रहा है किसी पर्सन के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है जो कि क्राइम से रिलेटेड है, देन क्या होगा, जो भी रूल्स हैं उसको सब्जेक्टेड करते हुए इस बिहाफ में वो ऑथराइज करेगा किसी ऑफिसर को जो सबऑर्डिनेट है उसके, ठीक है, उसके जो सबऑर्डिनेट है ना, डिप्टी अगर कोई डायरेक्टर है तो उससे जो सबऑर्डिनेट है, या अगर डिप्टी डायरेक्टर को ऑथराइज किया गया है तो उससे जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या करेगा, वो उसको ऑथराइज करेगा और बोलेगा कि एंटर कर जाओ किसी प्लेस में और सर्च करो वैसा प्लेस या बिल्डिंग या वेजल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, और अगर लगता है, सस्पेक्ट होता है कि कोई रिकॉर्ड्स या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वहाँ रखे हैं तो वैसी जगह पे एंटर कर जाओ और सर्च करो। फिर या तो तुम क्या कर सकते हो, ब्रेक ओपन भी कर सकते हो कोई लॉक या डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमीरा या अदर रिसेप्टेबल। किस लिए, इस सबसेक्शन क्लॉज ए में जो तुम्हें पावर दे रखी है ना उसको एक्सरसाइज करने के लिए, यानी कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई क्राइम कमिट हुआ है वहाँ इस प्लेस में तुम गए और तुम्हें लग रहा है कि लॉक तोड़ने की ज़रूरत है, डोर तोड़ने की ज़रूरत है, लॉकर या सेफ अलमीरा तोड़ने की ज़रूरत है, तो तुम तोड़ सकते हो इस सबसेक्शन के अंदर। फिर तुम क्या कर सकते हो, सीज कर सकते हो कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जो कि फाउंड होता है सर्च के कारण, ठीक है, उसको सीज भी कर दिया जा सकता है। फिर मार्क प्लेस करेगा कि आइडेंटिफिकेशन मार्क प्लेस किया जाएगा उस रिकॉर्ड पे या प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कि वो तुमने सर्च कर लिया है या उससे कॉपी एक्सट्रैक्ट की है, ठीक है। फिर कोई भी पर्सन क्या करेगा, नोट बनाएगा और इन्वेंट्री बनाएगा वैसे रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी का। फिर क्लॉज एफ क्या बोल रहा है, एग्जामिन करेगा ओथ पे किसी भी पर्सन को जो कि फाउंड हुआ है पोजीशन में, कंट्रोल, पोजीशन में या कंट्रोल में किसी भी रिकॉर्ड के या प्रॉपर्टी के जिसके रिस्पेक्ट में सारे मैटर जो है जो भी रेलिवेंट है इस पर्पस, इस एक्ट के पर्पस के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसको एग्जामिन भी करेगा ओथ पे किसी भी पर्सन को जिसके भी पोजीशन में या कंट्रोल में कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी था। और
जो कि जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है वो कर सकता है, ये 6 चीज़ें। ठीक है, तो ये बड़ा सबसेक्शन था सर्च एंड सीजर का, तो इसमें यही वाला जा रहा है डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जिसको ऑथराइज किया गया है वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो क्या करेगा, अगर उसको लगता है कोई एक्ट कमिट हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का या किसी पोजीशन में है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, फिर जो है कि वो क्या पोजीशन में कोई रिकॉर्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, फिर कोई प्रॉपर्टी के पोजीशन में जो क्राइम से रिलेटेड है, तो वो क्या करेगा, ऑथराइज करेगा किसी भी ऑफिसर को जो उससे सबऑर्डिनेट है कि तुम एंटर कर जाओ ऐसे प्लेस पे जहाँ तुम्हें लगता है कि वैसे क्राइम हुई है या रिकॉर्ड है, या तो और ब्रेक ओपन भी कर सकते हो, डोर लॉक उस पर्पज़ के लिए सीज कर सकते हो कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी, प्लेस कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन मार्क या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कॉपी, नोट मेकिंग कर सकते हो इन्वेंट्री का और रिकॉर्ड्स का या प्रॉपर्टी का, एग्जामिन कर सकते हो उस पर्सन को ओथ पे जो कि पाया गया है या जिसके कंट्रोल में कोई रिकॉर्ड है या प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए। ये हो गया हमारा सब क्लॉज 1। अब 1A जो है ना हम वो देखेंगे। अब ये जो 1A है वो 2013 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये क्या बोल रहा है, वेयर इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज सच रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 may make an order to freeze such property thereupon the property shall not be transferred or otherwise dealt with except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned। ठीक है, जहाँ ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि सीज कर लिया जाए कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि सीज किया जाए वैसे रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी को, तो ऑफिसर जो भी ऑथराइज होंगे ना सबसेक्शन 1 के अंदर वो क्या करेगा, ऑर्डर मेक करेगा और फ्रीज कर लेगा। जहाँ सीज नहीं कर सकते वहाँ फ्रीज कर लेंगे वैसे प्रॉपर्टी को, और जो प्रॉपर्टी है ना वो ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी या अदरवाइज उसे डील नहीं किया जाएगा। लेकिन कब किया जा सकता है, अगर प्रायर परमिशन है ऑफिसर के जिसने ऑर्डर मेक किया है, जिसने भी ऑर्डर मेड किया उसका प्रायर परमिशन है तो कर सकते हैं। और जो है कॉपी जो है वैसे ऑर्डर की वो सर्व करना पड़ेगा उस पर्सन कंसर्न को, तभी आप कर सकते हो एक्सरसाइज। ठीक है, तो जहाँ प्रैक्टिकेबल ही नहीं है सीज करने का रिकॉर्ड तो वहाँ आप सीज नहीं कर सकते हो, बट वहाँ क्या है ऑर्डर बनाया जा सकता है, फ्रीज करने का ऑर्डर दिया जा सकता है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब ये हो गया 1A। अब इसका प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट इफ एट एनी टाइम बिफोर द कॉन्फिस्केशन अंडर सबसेक्शन 5 एंड और सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 8 और 58B और 60 clause 2A it become practical to seize a frozen property the officer authorized under subsection 1 may seize such property। ठीक है, तो अब किसी भी टाइम कन्फिस्केशन करने से पहले, किस किस सेक्शन के अंदर कन्फिस्केशन करने से पहले, सेक्शन नंबर 8 के क्लॉज नंबर 5 और 7 के अंदर, फिर सेक्शन नंबर 58B के अंदर और 60 का 2A के अंदर। तो अगर ये प्रैक्टिकल है कि सीज कर लिया जाए वैसे इस फ्रोजन प्रॉपर्टी को, तो क्या करेगा, जो भी ऑफिसर ऑथराइज होता है ना सब सेक्शन 1 के अंदर वो सीज कर लेगा वैसा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नॉर्मल केस में क्या था, सीज नहीं कर पा रहे थे इसलिए फ्रीज करेंगे प्रॉपर्टी को। और इसका प्रोवाइजो बोल रहा है कि इन सब सेक्शन के अंदर जहाँ की प्रॉपर्टी जो है सीज कर ली जाएगी, अगर एक फ्रोजन प्रॉपर्टी है तो उसको भी सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब जो इसका क्लॉज 2 है ये हमें क्या बता रहा है, द अथॉरिटी हु हैज़ बीन ऑथराइज अंडर सबसेक्शन 1 शैल इमीडिएटली आफ्टर सर्च एंड सीजर or upon issuance of freezing order forward a copy of the reason so recorded along with the material in his possession referred to in that subsection to the adjudicating authority in a sealed envelope in the manner as may be prescribed, and such adjudicating authority shall keep such reason and material for such period as may be prescribed। ठीक है, तो जो अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज किया गया सबसेक्शन 1 के अंदर वो इमीडिएटली कब, सर्च के बाद और सीजर के बाद, सर्च के बाद या सीजर के बाद या इशुएंस ऑफ फ्रोजिंग ऑर्डर के बाद वो एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगा रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद, और सारे मटेरियल के साथ जो भी उसके पोजीशन में है इस सबसेक्शन के अंदर किसको भेजेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा सील्ड इन्वेलप में, उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, और उसको रखेगा अपने पास उतने टाइम तक जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा।
तो सबसेक्शन 2 सिंपल है, जो कि बता रहा है कि जब भी सर्च या सीजर होगा ना अथॉरिटी के द्वारा, तो वो क्या करेगा, वो एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा, रीज़न लिख के उसकी सारी रीजंस और मटेरियल जो भी उसकी पोजीशन में है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेज देगा सील्ड इनवेलप में, और उसको वो जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उसको वो रखेगा कुछ पीरियड तक, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर सब क्लॉज 3 में जो है वो बताया रहा है कि वेयर एन अथॉरिटी अपॉन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग सर्वे अंडर सेक्शन 16 इज सेटिस्फाइड दैट एनी एविडेंस शैल बी और इज लाइकली टू बी कंसील्ड और टेम्पर विथ he may for reason to be recorded in writing enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence provided that no authorization referred to in subsection 1 shall be required for search under this subsection। ठीक है, तो जहाँ कोई अथॉरिटी जो है इंफॉर्मेशन मिलने पर, और इंफॉर्मेशन कब मिल रही है, सर्वे के दौरान 16 के अंदर, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि एविडेंस जो है ना है वो कंसील कर रहा है और टेम्पर कर रहा है रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद राइटिंग में, और एंटर कर रहा है और सर्च कर रहा है वैसे प्लेस और बिल्डिंग जहाँ वैसे एविडेंस जो है लोकेटेड है, और सीज कर लेगा वैसे एविडेंस को। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स, तो अथॉरिटी जो है ना जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है सर्वे के दौरान, जो 16 के अंदर सर्वे कर रहे थे उसके दौरान कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो भी एविडेंस है ना वो क्या कर रहा है, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है या एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है, और उसके पास अगर रीज़न है तो वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और वो एंटर कर जाएगा वैसे प्लेस में और सर्च करेगा बिल्डिंग को या प्लेस को जहाँ पे वैसे एविडेंस लोकेटेड है, और सीज कर लेगा वैसे एविडेंस को, क्योंकि अगर सीज नहीं किया तो वो कंसील कर देगा और टेम्पर कर देगा वो पर्सन, इसीलिए उसको सीज कर लिया जाएगा। और प्रोवाइजो बोल रहा है कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है इस सब सेक्शन के अंदर सर्च करने के लिए, कोई ऑथराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 हमें बता रहा है द अथॉरिटी सीजिंग एनी रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 और freezing any record or property under subsection 1A shall within a period of 30 days from such seizure or freezing as the case may be file an application requesting the retention of such record or property seized under subsection 1 or for continuation of the order of freezing served under subsection 1A before the adjudicating authority। तो जो अथॉरिटी है जो सीज कर रही है कोई रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को, किसको सीज कर रही है, किसी रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को सबसेक्शन 1 के अंदर, या फ्रीज कर रही है किसी रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को सबसेक्शन 1A के अंदर, तो वो क्या करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज 30 दिन के अंदर अंदर जब सीज किया गया या फ्रीज किया गया है, ठीक है, वो क्या करेगा एप्लीकेशन फाइल करेगा और रिक्वेस्ट करेगा रिटेंशन के लिए वैसे रिकॉर्ड को, कि रिटेन किया जाए वैसे रिकॉर्ड को, अपने पास रखा जाए वैसे रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को जो सीज किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, और कंटिन्यू किया जाए ऑर्डर, किस चीज़ का ऑर्डर, फ्रीजिंग का, सबसेक्शन 1A के अंदर किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन 4। अब हम आते हैं अपने सेक्शन नंबर 18 पे, जो कि बता रहा है पर्सन का सर्च। ऊपर हमने प्रॉपर्टी का सर्च एंड सीजर देखा, अब हम देखेंगे कि सर्च ऑफ पर्सन क्या बता रहा है हमें। बता रहा है कि अगर एक अथॉरिटी जो कि ऑथराइज की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में, ठीक है, अथॉरिटी किसने ऑथराइज किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से, और उसके पास रीज़न रिकॉर्डेड है राइटिंग में कि कोई पर्सन जो है ना वो सीक्रेट किया है अपने पर्सन के बारे में और किसी चीज़ के बारे में जो उसके पोजीशन में है, ओनरशिप में है या कंट्रोल में है, और कोई रिकॉर्ड या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कि यूज़फुल है और रेलिवेंट इस प्रोसीडिंग के अंदर एक्ट के, तो वो सर्च करेगा वैसे पर्सन को और सीज कर लेगा वैसा रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जो कि यूज़फुल है रेलिवेंट एक्ट के प्रोसीडिंग के अंदर। तो जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी अथॉरिटी को स्पेसिफाई कर दिया, ऑथराइज कर दिया स्पेशल या जनरल ऑर्डर के अंदर, और रीज़न रिकॉर्ड करके राइटिंग में कि कोई भी पर्सन ने छुपाया है सीक्रेटली अपनी पर्सनल आइडेंटिटी या कोई चीज़ जो उसके पोजीशन में है या किसी चीज़ की ओनरशिप या कंट्रोल, और कोई रिकॉर्ड्स या कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो कि यूज़फुल है या रेलिवेंट है प्रोसीडिंग्स के अंदर एक्ट के, और वो क्या करता है, वो सर्च कर सकता है वैसे पर्सन को और सीज भी कर सकता है वैसे रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को जो भी यूज़फुल या रेलिवेंट है इस एक्ट के पर्पस से।
ठीक है, तो यहाँ पर्सन को सर्च किया जा रहा है अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टी। फिर क्या होगा, सबसेक्शन 2 बता रहा है हमें कि जो अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, वो इमीडिएटली सर्च के बाद और सीजर के बाद एक कॉपी फॉरवर्ड करेगी जिसमें रीज़न लिखेगी वो अपने डिसीजन का अलॉन्ग विद द जो भी मटेरियल उसके पास है, पोजीशन में है, और वो रेफर कर देगी वैसे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड इन्वेलप में उस मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, और उसको केप भी किया जाएगा उतने टाइम तक जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर सब सेक्शन 3 बता रहा है जहाँ अथॉरिटी जो है ना वो क्या करने वाली है, सर्च करने वाली है किसी पर्सन को। तो वो क्या करेगी, अगर वैसा पर्सन जो है उसको ज़रूरत है तो 24 आवर के अंदर नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर के सामने ले जाया जाएगा, और जो गेजेटेड ऑफिसर होंगे ना उनका रैंक जो है वो उस पर्सन के रैंक से ऊपर होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए, या तो वो मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी है अगर उसका सर्च किया जाना है इन पर्सन तो वो सर्च कैसे होगा, 24 के आवर्स के अंदर होगा, नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर के सामने होगा, और सुपीरियर रैंक जो है उसके सामने होगा, या जो है मजिस्ट्रेट के सामने होगा। फिर प्रोवाइजो बोल रहा है जो पीरियड जो होता है ना 24 आवर्स का वो एक्सक्लूड किया जाता है, वैसे टाइम जो भी नेसेसरी है जर्नी के लिए जितने भी टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाता है, ताकि वैसा पर्सन जो है नियरेस्ट मेरिटेड ऑफिसर या सुपीरियर इन रैंक और मैजिस्ट्रेट कोर्ट। प्रोवाइजो क्या बोल रहा है, ये जो 24 आवर का पीरियड जो है ना वो एक्सक्लूड करे, उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, वैसा टाइम जो भी जर्नी के लिए ट्रैवलिंग के लिए जो भी टाइम लगा है ना वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड नहीं होगा 24 आवर्स में जर्नी का टाइम। फिर जो है सब क्लॉज 4 जो है ना वो क्या बता रहा है, इफ़ द रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 3 इज मेड द अथॉरिटी shall not detain the person for more than 24 hours prior to take him before gazetted officer superior rank to him or his magistrate referred to in that subsection। तो अगर कोई रिक्विजिशन मेड की गई है सब क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, वो डिटेन नहीं करेगी वैसे पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा इससे पहले कि उसको गेजेटेड ऑफिसर के सामने लिया जाए, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। और जो बोल रहा है जो 24 आवर है वो एक्सक्लूड कर देगा नेसेसरी टाइम फॉर ट्रैवल जर्नी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज 4। अब हमारा क्लॉज 5 जो है वो बता रहा है कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जो है या कोई मजिस्ट्रेट है जिसके सामने कोई पर्सन को लाया गया है, और अगर उसको लगता है कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च करने का, तो वो क्या करेगा, फोर्थविथ डिस्चार्ज कर देगा वैसे पर्सन को और डायरेक्ट करेगा फिर से सर्च करो तुम अच्छे से। ठीक है, अगर ग्राउंड नहीं बन रहा है तो। फिर 6 में बोल रहा है कि सर्च करने से पहले सबसेक्शन 1 के अंदर सबसेक्शन 5 के अंदर जो अथॉरिटी है जिसको कॉल किया गया है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अटेंड करेगी और विटनेस करेगी वैसे सर्च को, और जो सर्च जो है बनाया जाएगा किसके सामने, वैसे पर्सन के सामने। ठीक है, तो जब भी सर्च होगा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 के अंदर तो अथॉरिटी जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को बुला लेगी कि तुम विटनेस बन जाओ उस सर्च में, और सर्च जो है उस पर्सन के प्रेजेंस में ही किया जाएगा। अब 7 क्लॉज बोल रहा है कि जो अथॉरिटी है ना वो लिस्ट प्रिपेयर करेगी, लिस्ट किस चीज़ की, लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी की, जो भी, यानी कि जब लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा तो विटनेस का साइन उस पर लगाया जाएगा। फिर 8 बता रहा है नो फीमेल शैल बी सर्च बाय वन एक्सेप्ट अ फीमेल। ठीक है, फीमेल को सर्च कौन करेगा, फीमेल। फिर 9 बताया जा रहा है कि जो अथॉरिटी है द अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन सर्च अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 5 इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फाउंड और सीज इन द कोर्स ऑफ सर्च। ठीक है, तो जो अथॉरिटी है वो क्या रिकॉर्ड करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी उस पर्सन का जिसको सर्च किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर और सबसेक्शन 5 के अंदर, उस रिस्पेक्ट में जिसका रिकॉर्ड है या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पाया गया है या सीज किया गया है सर्च के दौरान। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी वैसे पर्सन का जिसको सर्च किया गया सबसेक्शन 1 के अंदर या सबसेक्शन 5 के अंदर, और जो रिकॉर्ड्स या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो फाइंड किया गया है, सीज किया गया है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाएगी। अब सबसेक्शन जो 10 है वो बता रहा है जो अथॉरिटी है जो सीज करे किसी रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को सबसेक्शन 1 के अंदर, वो 30 दिन के अंदर अंदर उस सीजर के फाइल करेगी एप्लीकेशन जो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिटेंशन वैसे रिकॉर्ड का या प्रॉपर्टी का किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। ठीक है, 10 क्लॉज बता रहा है कि जब कोई अथॉरिटी जो सीज कर रही है कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी सबसेक्शन 1 के अंदर,
तो वो क्या करेगी, 30 दिन के अंदर अंदर उस सीज़र के एक एप्लीकेशन फाइल कर देगी और रिक्वेस्ट करेगी कि रिटेन करो वैसे रिकॉर्ड को या प्रॉपर्टी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 18 यहाँ कंप्लीट। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, जो कि है पावर टू अरेस्ट, अरेस्ट करने की पावर। तो जो डायरेक्टर है या डिप्टी डायरेक्टर है या असिस्टेंट डायरेक्टर है या कोई अदर ऑफिसर है, ठीक है, कौन कौन, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, अदर ऑफिसर, जो भी ऑथराइज की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑन दिस बिहाफ, और जो भी मटेरियल उसके पोजीशन में है, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन जो भी है वो पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा किसी पर्सन को, और फिर वो उसको रीज़न भी बताएगा उसके अरेस्ट का। फिर जो है सब क्लॉज 2 बता रहा है कि जो डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और अदर ऑफिसर जो है ना, वो तुरंत अरेस्ट के बाद उस पर्सन का एक कॉपी फॉरवर्ड कर देगा मटेरियल के साथ जो भी उसके पोजीशन में है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एक सील्ड इनवेलप में, ठीक है, और वैसे मैनर में जो कि प्रिस्क्राइब की गया है, और फिर उसको रिटेन भी किया जाएगा उतने टाइम तक जो प्रिस्क्राइब किया गया है। फिर क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, जितने भी पर्सन है जिसको अरेस्ट किया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर, वो 24 आवर्स के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने, या मजिस्ट्रेट के सामने जिसके पास जुरिसडिक्शन है, उन लोगों के सामने 24 आवर्स के अंदर अंदर लाया जाएगा। प्रोवाइजर फर्दर बोल रहा है कि जो पीरियड है 24 आवर्स का, वो एक्सक्लूड करता है टाइम जो भी नेसेसरी है जर्नी के लिए, वो आने जाने का टाइम उसमें इंक्लूड नहीं करता है। अब ये जो 2 सेक्शन है, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 20 एंड इसके बाद जो है रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 21, दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसलिए मैं इन दोनों सेक्शन को स्किप कर रही हूँ और हम डायरेक्टली आते हैं अपने सेक्शन नंबर 22 पे, जो कि बता रहा है प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस। तो जहाँ कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जो है वो पाई गई है, वो पोजीशन में या कंट्रोल में किसी ऐसे पर्सन के जो कि सर्वे के दौरान या सर्च के दौरान, और जहाँ प्रॉपर्टी जो है ना या रिकॉर्ड जो है प्रोड्यूस किया गया है किसी पर्सन के द्वारा, और किसी ने रिज्यूम कर लिया है, सीज कर लिया है कस्टडी से या कंट्रोल से किसी पर्सन के, जो कि फ्रोज हुआ है इस सेक्शन के अंदर और कोई अदर लॉ के अंदर उस टाइम के लिए, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि वैसे रिकॉर्ड और प्रॉपर्टी जो बिलोंग कर रहे हैं उस पर्सन से, और जो है वैसे कंटेंट जो है रिकॉर्ड का वो ट्रू है, और जो सिग्नेचर है और अदर पार्ट है वो हैंडराइटिंग में उसी पर्टिकुलर पर्सन के, और उसको रीजनेबली एज्यूम किया जाएगा कि उसने ही साइन किया है, एग्जीक्यूट किया है, टेस्ट किया है। तो प्रिजम्पशन रेस कर रहा है सेक्शन नंबर 22 में। इसमें बता रहा है प्रिजम्पशन किस लिए, रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी के लिए। तो जहाँ कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी फाउंड की जाए, मतलब पाया जाता है कि वो किसी के पोजीशन में है या कंट्रोल में है किसी पर्सन के, उस सर्वे के दौरान या सर्च के दौरान पाया जाता है वो किसी पर्सन के पोजीशन में है, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी है जो प्रोड्यूस किया गया है उसके द्वारा, वो क्या किया गया, वो सीज कर लिया गया उसकी कस्टडी से। तो जो कोई भी पर्सन है जिससे लिया गया है, जिसका प्रॉपर्टी फ्रोज कर लिया गया इस सेक्शन के अंदर, वो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा वैसे प्रॉपर्टी के बारे में कि वैसे रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जो बिलोंग कर रहे हैं वो उसी पर्सन को बिलोंग कर रहे हैं जिसके पोजीशन में वो पाया गया था। दूसरा जो है वो कंटेंट जो भी उस रिकॉर्ड का है वो हमेशा ट्रू होगा, और सिग्नेचर जो है उसी पर्सन का है जिससे वो पर्पट कर रहा है, ठीक है। अब क्लॉज 2 बता रहा है जब कोई रिकॉर्ड जो है ना रिसीव की जाएगी किसी भी प्लेस से जो इंडिया के बाहर है और ड्यूली ऑथेंटिकेटेड है किसी अथॉरिटी के द्वारा या पर्सन के द्वारा किसी मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है, तो जब प्रोसीडिंग्स चलेगी ना इस एक्ट के अंदर, तो जो स्पेशल कोर्ट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एज द केस में बी, ये तीनों क्या करेंगे, ये स्पेशल कोर्ट या अपीलेट अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो क्या करेंगे, वो प्रिज्यूम करेंगे कि वो जो सिग्नेचर है और जितने भी अदर पार्ट है उस रिकॉर्ड के जो पर्पट कर रहा है हैंडराइटिंग किसी पर्टिकुलर पर्सन का, और जो है कोर्ट वो रीजनेबली एज्यूम करता है कि साइन किया गया है और वो हैंडराइटिंग में किसी पर्टिकुलर पर्सन के, वैसे रिकॉर्ड में जो एग्जीक्यूटेड या अटेस्टेड है, और वो एग्जीक्यूट होगा या अटेस्ट होगा वैसे पर्सन के द्वारा जिसको वो पर्पट कर रहा है कि इसी के द्वारा एग्जीक्यूट या अटेस्ट करना था, ठीक है। तो सब क्लॉज 2 जो है ये बता रहा है कि जब कोई रिकॉर्ड रिसीव किया गया इंडिया के बाहर से और वो ड्यूली ऑथेंटिकेट है वैसे पर्सन के द्वारा वैसे प्रिस्क्राइब मैनर में जैसा होना चाहिए था,
उसी किसी कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंदर, तो कोई स्पेशल कोर्ट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, वो प्रिज्यूम कर लेगा जो सिग्नेचर है या अदर पार्ट जो है उस रिकॉर्ड का जो हैंड राइटिंग से रिलेटेड है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो ये अज्यूम किया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये वो उसी पर्सन के द्वारा साइन किया गया है जिसका वो होना चाहिए, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट या टेस्ट किया गया है वैसे ही जैसे होना चाहिए था। क्लॉज बी बोल रहा है कि जो है ये क्या करेगा, एडमिट करेगा डॉक्यूमेंट एविडेंस में, और नॉट विस्टैंडिंग दैट इट इज़ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इफ सच डॉक्यूमेंट इज अदरवाइज एडमिसिबल इन एविडेंस, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडमिट कर लेगा, वैसे डॉक्यूमेंट जो एविडेंस में एडमिट होते हैं, और चाहे वो ड्यूली स्टैम्प ना भी हो, और स्टैम्प ना होने के पर्पज़ से भी अगर उसको कोर्ट में एडमिट किया जाएगा तो ऐसे भी वो एडमिट कर सकता है। अब 23 जो है हमारा, ये भी प्रिजम्पशन रेस कर रहा है, ये इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन के बारे में प्रिजम्पशन रेस कर रहा है। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो इन्वॉल्व हो गया दो या दो से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन के लिए या एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, जो कि प्रूव हो रहा है कि वो इन्वॉल्व हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्ट के लिए, तो जो एडजुडिकेशन के पर्पज़ से या कन्फिस्केशन के पर्पज़ से सेक्शन 8 में फॉर द ट्रायल ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस, तो ये क्या है, अनलेस अदरवाइज प्रूव, जब तक कुछ और प्रूव नहीं हो जाता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सेटिस्फेक्शन पे या स्पेशल कोर्ट के सेटिस्फेक्शन पे, ये माना जाएगा कि रिमेनिंग ट्रांजैक्शन जो है ना पार्ट इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो ये जो प्रिजम्पशन रेट कर रहा है इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन का, वो बोल रहा है जब कोई मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन से, तो वैसा एक या एक से ज़्यादा जो कनेक्टेड ट्रांजैक्शन है वो क्या माना जाता है, वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में उस पर्पज़ के लिए, और जो भी एक्ट जो है ना, जो ट्रांजैक्शन रिमेनिंग है वो भी माना जाएगा कि वो एक्ट भी इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शन ही होने वाला है। ये हो गया हमारा 23। अब आज के हम लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बता रहा है। तो किसी भी प्रोसीडिंग्स में जो कि रिलेटेड है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से इस एक्ट के अंदर, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, तो इन द केस ऑफ अ पर्सन चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अंडर सेक्शन 3 द अथॉरिटी और कोर्ट शैल अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड प्रिज्यूम दैट सच प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, एंड इन केस ऑफ एनी अदर person the authority और कोर्ट में presumed that such proceeds of crime are involved in money laundering, ठीक है। तो दो चीज़ें बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड, अगर कोई प्रोसीडिंग्स है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड इस एक्ट के अंदर, तो वैसे केस में अगर कोई पर्सन जिसको चार्ज किया जाता है ऑफेंस से, किससे, मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से, इस सेक्शन नंबर 3 के अंदर, ठीक है, तो जो भी अथॉरिटी थी वो जब तक ना प्रूव हो गया वो प्रिज्यूम क्या किया जाता था, क्या किया जाएगा कि वैसे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन चार्ज है मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से सेक्शन 3 के अंदर, और जो है अथॉरिटी या कोर्ट जो है जब तक कुछ और ना प्रूव कर दे, कंट्री प्रूव ना हो जाए, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व है। क्लॉज बी बोल रहा है अगर किसी केस में, किसी अदर पर्सन के केस में अथॉरिटी और जो कोर्ट है ना वो प्रिज्यूम करेगी कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है ना वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, तो दो चीज़ें दोनों में अलग क्या है कि पहला वाला जो केस है ना वो केस किससे रिलेटेड है, वैसे पर्सन से रिलेटेड है जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज जिस पे लगाया गया है, तो वैसा पर्सन जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है वो सब सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। अब मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है सेक्शन 3 के अंदर, तो जो अथॉरिटी है या कोर्ट है वो क्या करेगी, प्रिज्यूम करेगी कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। ये प्रिजम्पशन है कि एक्चुअली में नहीं है, बट ये प्रिजम्पशन है कि ऐसे जो है ना वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है ना वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, प्रिजम्पशन है। और दूसरा प्रिजम्पशन क्या है, ये वैसे केस है अदर पर्सन और अथॉरिटी का केस है जहाँ कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम किससे रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे केस में जहाँ पे पर्सन चार्ज किया जाता है ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग से, तो वो प्रिजम्पशन क्या है कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। और जहाँ अदर केस है तो अथॉरिटी और कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम करेगा कि वैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है ना वो इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप ऑल द सेक्शन इज क्लियर टू यू नाउ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा। सो दिस इज ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू।